काफ़ी समय लगा दोस्तों इसमें कॉमिक्स को खोजने में, करीब 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे सर्च करता हूँ, फिर कॉमिक्स अपलोड करता हूँ। डॉक्टर प्रणव एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। डॉक्टर राय अपने रोगियों की बातें बड़ी ध्यान से सुनता था, क्योंकि उसका मानना था कि रोगी का इलाज उन्हीं विचित्र बातों में खोजा जा सकता है जैसे कि रोगी खोजता है। लेकिन आज रोगी उससे मिलने आया तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर रॉय स्वयं उलझन में पड़ गया था। मुझे नींद बहुत आती है डॉक्टर। मैं जब भी सोता हूँ मेरे सपनों में भयानक सूरत वाले शैतान आते हैं, और सपने में जो भी कुछ करते हैं वास्तविक जीवन में भी वैसा ही घटित हो जाता है। आई डोंट बिलीव इट। भला ऐसे कैसे हो सकता है? पाठकों, सपने कभी सच नहीं होते, यह बात सभी हम जानते हैं। लेकिन अशोक जिन सपनों की बात कर रहा है, क्या वह सचमुच हकीकत बन जाते हैं? अशोक के सपनों में क्या सचमुच शैतान ही आते हैं, या अशोक झूठ बोल रहा है? यह जानना चाहते हैं तो तुरंत इस चित्रकथा को पढ़ डालिए। डार्क टेल सीरीज की ये कॉमिक्स है, वो भी मनोज कॉमिक्स की। अशोक के भयानक सपनों की शुरुआत केवल 2 हफ्ता पहले हुए थे। एक दफ्तर में उसके बास ने उसकी एक गलती पर आग बबूला होकर उसके फाइल मुंह पर फेंक मारी थी। दफा हो जाओ यहाँ से, ठाक। अशोक इस अपमान पर बुरी तरह तिलमिला गया था। बॉस ने अपनी सेक्रेटरी के सामने मेरा अपमान किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा, उससे बदला लूँगा। कहावत है कि हर इंसान के भीतर एक बुरा इंसान भी वास करता है। उस रात जब अशोक सोया था तो उसने सपने में अपने भीतर छुपे शैतान को देखा। अशोक को वह भयानक प्रतिरूप काफ़ी क्रुद्ध था। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा अपमान किया है, उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, मैं उससे बदला लेने जा रहा हूँ। बॉस उस समय क्लब से लौट रहा था और काफ़ी नशे में था। आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। रास्ता भी साफ दिखाई नहीं देता। अचानक ही सड़क पर खड़ी उस भयानक आकृति को देख उसके गले से चीख उबल पड़ी। ये क्या है? नशे और घबराहट से स्टीयरिंग उसके हाथों छूट गया और एक कार बेकाबू होकर एक खंभे से जा टकराई। अपने बिस्तर पर सोया अशोक चौंक कर उठ बैठा था। उफ, कितना भयानक सपना था। अब तो सारी रात नींद भी नहीं आएगी। किसी तरह रात गुजार कर जब वो अगली सुबह ऑफिस पहुंचा तो हैरान रह गया। क्या बात है, आज ऑफिस बंद है और यहाँ भीड़ क्यों जमा है? कल रात बॉस का देहांत हो गया। अशोक, उसकी कार एक बिजली खंभे से टकरा कर उलट गई। चोटें ज़्यादा आने के कारण उन्हें दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ गया। ओ माय गॉड, भला मेरा सपना सच कैसे हो सकता है? यह घटना डॉक्टर राय को सुनाने के बाद अशोक ने उसके चेहरे पर दृष्टि जमा दी थी। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, क्या बॉस की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं, ये केवल संयोग है कि तुम्हारे बॉस के एक्सीडेंट की घटना तुम्हारे सपनों से मेल खाती है। और उस शैतान के बारे में आप क्या कहेंगे जो रोज़ मेरे सपने में आता है? तुम मुझे यहीं पर सोकर दिखाओ, मैं अपने उपकरणों द्वारा तुम्हारी मनोस्थिति का अध्ययन करना चाहता हूँ। इसी बीच अशोक गहरी नींद में सो चुका था और उसकी कल्पना में उसका भयानक रूप साकार हो रहा था। आहा। और अशोक को लिटाकर डॉक्टर राय ने अपनी सेक्रेटरी सोफिया को भी वहां बुला लिया था। अशोक पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को नोट करते रहना सोफिया। हो गया डॉक्टर। डॉक्टर राय की निगाह कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी कि अचानक किसी की भयानक हंसी सुनकर वह तुरंत चल पड़े। कच कौन है? डॉक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यहू हम सोफिया डर कर इतनी जोर से चिल्लाई थी कि अशोक की नींद टूट गई थी। उसके जागते ही शैतान भी गायब हो गया था। वो डॉक्टर वो आया था, लेकिन कल रात बॉस का देहांत हो गया। अशोक
उनकी कार एक बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई। ओ माय गॉड, भला मेरा सपना सच कैसे हो सकता है। यह घटना डॉक्टर राय को सुनाने के बाद अशोक ने उनके चेहरे पर दृष्टि जमा दी थी। तुम मुझे यहीं पर सोकर दिखाओ, मैं अपने उपकरणों द्वारा तुम्हारी मनोस्थिति का अध्ययन करना चाहता हूँ। इसी बीच अशोक गहरी नींद सो चुका था और उसकी कल्पना में उसका भयानक रूप साकार हो रहा था। आ, आ, आ। अशोक को लिटाकर डॉक्टर राय ने अपनी सेक्रेटरी सोफिया को भी वहां बुला लिया था। अशोक पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को नोट करती रहना सोफिया। यस डॉक्टर। डॉक्टर राय की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थी कि अचानक किसी की भयानक हंसी सुनकर वो उछल पड़े। डॉक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर, वो आया था लेकिन इस औरत ने उसे भगा दिया। सोफिया बुरी तरह भयभीत थी। यह आदमी भूत है डॉक्टर, इसे यहाँ से भगा दीजिए। दोनों डर पड़ते हैं और फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। इस बार वो प्रकट होकर के डॉक्टर पर झपट पड़ता है। उसने पानी से भरा जग अशोक पर पलट दिया और अशोक जो है कि जग गया। फिर उसी रात वो शैतान प्रकट हो जाता है और डॉक्टर की सेक्रेटरी से बदला लेने जैसी बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। सोफिया अपने बेडरूम में सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुल गई। ओह, ये तो शीशा टूटने की आवाज़ है। और वो डॉक्टर साहब को फ़ोन करती है और चिल्लाती है। और शैतान ने इधर सोफिया की तरफ खूनी पंजे बढ़ाए और अशोक के निकट रखे फ़ोन की घंटी बज उठी, जिससे कि वो शैतान गायब हो गया। वो शैतान जैसे ही जागता है, डॉक्टर उसे गोली मार करके अशोक को मार देते हैं, जिसकी वजह से अशोक गायब मर जाता है बेवजह। और उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि इन बातों पे कौन भरोसा करेगा। लल्लू छत पर अकेला खड़ा आकाश को निहार रहा था। तभी एक सितारा टूटा और उड़न तस्तरी एक दिखी और वे उसे उठा लिए। चीख की आवाज़ सुनकर लल्लू के पिता संतरी मेवाराम के कानों तक पहुंची और वो ऊपर गया। जब देखता है तो वो छत पर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है। बापू, उड़न तस्तरी से आए दो प्राणी मुझे पकड़कर ले जा रहे थे। सुबह को लल्लू अपना ट्रक लेकर रवाना होने लगा तो दो दिन बाद लल्लू वापस अपने शहर में लौट रहा था। अचानक उसकी निगाह किसी चीज़ पर गई और वो फिर से रुक जाता है। उड़न तस्तरी। जिज्ञासावश लल्लू दोनों अंतरिक्ष प्राणियों के निकट पहुंच गया।
और जैक की सहायता से वे उन्हें वापस निकालने लगते हैं। और उसके एक कटे हुए जगह पर एक स्प्रे होता है जिसकी वजह से उसका तुरंत घाव भर जाता है। वो उनके यान को निकाल देता है और वो लोग धन्यवाद देकर के चल देते हैं। इधर शहर में संतरी मेवाराम एक जेब कतरे के पीछे दौड़ रहा था। जल्दी ही उसने अपने शिकार को दबोच लिया। धाड़ क्रोध में विफरे उस लफंगर ने चाकू निकाला और मेवाराम के शरीर पर वार करता चला गया। इधर लल्लू ने ट्रक अपने घर के सामने रोका। कुछ बच्चे उसे घेर लेते हैं और फिर से नए सपना देखने के नए नए उससे जो सपना देखता है उसको वो बताने के लिए कहते हैं। इस बार वो भड़क उठता है उन पर। उधर संतरी का ऑपरेशन किया जा रहा होता है। मेवाराम अपने पिता की गंभीर स्थिति देखकर वो उन एलियंस द्वारा दिए गए दवाई का प्रयोग करता है। उसका बापू तुरंत ही सही हो जाता है। और लालू से विस्तार से सारी घटनाएं सुना देता है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट कहानी है फायरिंग स्क्वाड। सन 1971 पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस हमले में भारत के विरोधी कबायली पठान भी उनके साथ थे। शत्रु सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कैप्टन वीर सिंह अपनी फौजी टुकड़ों के साथ एक अग्रिम चौकी पर तैनात थे और शत्रु सेना को आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं दे रहे थे। पठान निर्भय होकर वीर सिंह के निकट आ पहुंचा। अचानक एक कबायली पठान को चौकी को उधर आते देख कैप्टन वीर सिंह चौंक उठा। यह अकेला पठान यहाँ क्या कर रहा है? वह चौकी की ओर ही आ रहा है सर। पठान निर्भर होकर वीर सिंह के निकट आ पहुंचा। कैप्टन वीर सिंह, मेरा नाम सलाम खान है। मैं आपके लिए मेजर चंद्रपाल का संदेश लेकर के आया हूँ। मेजर का आदेश है कि हम ये चौकी छोड़ दें। मेजर ऐसा गलत आदेश कैसे दे सकते हैं सर? ये चौकी तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ से हट गए तो शत्रु को कश्मीर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सलाम खान की बातों से संतुष्ट होकर वीर सिंह ने वह चौकी छोड़ दी। मैं आपको एक छोटे से रास्ते से वापस ले चलूँगा। उधर पाक हमलावरों का खतरा भी नहीं है। लेकिन सलाम खान उन्हें उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां मौत छुपी थी। होशियार, हमारे शिकार हैं, रेडी फायर। वीर सिंह व उसके साथियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमले में बच गए 10 जवानों के साथ पीछे हटते हुए कैप्टन वीर सिंह ने सलाम खान को जीप लेकर भागते देखा। गद्दार हमें मौत के हवाले कर भाग रहा है। कैप्टन वीर सिंह की आंखों के सामने से भाग जाना सरल नहीं था। जीप लहराकर एक ढलान में लुढ़क गई।
पलक झपकते ही कैप्टन और उसके बचे हुए जवान सलाम खान के सिर पर जा पहुंचे। कमीने, तू शत्रु से मिला हुआ है, तू जानबूझकर हमें मौत के रास्ते पर लाया था। कैप्टन वीर सिंह और उसके साथी पठान सलाम खान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। तुम्हें धोखेबाजी की सजा मिलेगी। सलाम खान के लिए वो कैप्टन फरिश्ता बनकर प्रकट हुआ था। रुको, नहीं, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ। ये क्या बेवकूफ़ी है? कौन हो तुम? मेरा नाम कैप्टन असलम खान है। क्या मैं पूछ सकता हूँ यहाँ क्या हो रहा है? कैप्टन वीर सिंह ने असलम खान को सारी बात बताई और बोला, यह गद्दार है, इसके कारण ही हमारे 40 जवान मारे गए हैं। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अगर यह निर्दोष हुआ तो? यह सच्चा है झूठा है, सिर्फ मेजर चंद्रपाल ही बता सकते हैं, और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मेजर चंद्रपाल से इसकी बेगुनाही का सबूत मैं लाऊंगा कैप्टन। मेरे रहते तक इसे जीवित रखना। कबायली फायर। मेजर चंद्रपाल, इसकी बेगुनाही का सबूत मैं लाऊंगा, तब तक मेरे लौटने तक इसे जीवित रखना। कबायली फायर। कैप्टन असलम खान वहाँ पहुँचा। मुझे भी अपनी सेना की मदद करनी चाहिए। तुम हमारे रेजिमेंट में नहीं हो। यस सर, लेकिन मैं आपसे ही मिलने यहाँ आया हूँ। सर, क्या आप सलाम खान को जानते हो? यस, वह मेरा अच्छा दोस्त है। इसी पल था कैप्टन असलम खान विद्युत गति से पीछे घूमा और शत्रु को भून डाला। उफ, अब क्या होगा? कैप्टन वीर सिंह पक्का सबूत लिए बिना सलाम खान को नहीं छोड़ेगा। यस सर, आपको सबूत मिल सकता है। बेस पर मेजर के ऑफिस में एक चित्र लगा हुआ है, उसमें मेजर और सलाम खान साथ साथ खड़े हैं। कैप्टन असलम खान तुरंत ही बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन बेस पर पहुंचकर उसे ज़बरदस्त शौक लगा। या अल्लाह, यह तो शत्रु ने कब्जा कर लिया है। मेजर चंद्रपाल का ऑफिस भी उसके अधिकार में होगा। लेकिन मुझे अपने वचन की लाज रखनी है, इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। शत्रु की नज़र से स्वयं को बचाते हुए असलम खान शीघ्र ही मेजर चंद्रपाल के ऑफिस में घुसने में सक्षम हो गया। यही है वह तस्वीर, और उस तस्वीर तक पहुंचने के पहले ही धार। ओह,
भारतीय जवानों को मारकर हमने यहाँ कब्जा कर लिया है। अब यहाँ किसी भारतीय के लिए जगह नहीं है, उनके तस्वीरों के लिए भी नहीं। कमीने मैंने उस गद्दार ये सबूत भी हाथ से गया, लेकिन अगर सलाम खान बेगुनाह है तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अपनी जान कर खेल जाऊंगा, लेकिन इस सच्चाई का पता जरूर लगाऊंगा। फार्म हाउस में घुसने के पहले ही उसने कैप्टन असलम खान को दबोच लिया।